कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज जो पीडीएफ आपको दिया गया वो दिया गया है गोरखबानी, जो कि यूपीएचईएससी में है, और आपको दिया गया यूजीसी नेट में जो रेवा तट है वह दिया गया। आरपीएससी के पाठ्यक्रम में जो पद्मावती समय है वह दिया गया। तो ये आज आपको दिया गया है। कल हम लोग शनिवार को तुलसीदास की बात करेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम में उत्तरकांड है उसकी बात करेंगे, जो एमपीपीएससी में है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड, सातों कांडों से जो दिया गया है उसकी बात करेंगे। और रविवार को कुंवर नारायण और दुष्यंत कुमार की कविता की बात करेंगे। तो इस तरीके से रविवार को कविता की इकाई आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर सोमवार से उपन्यास की इकाई प्रारंभ होगी। तो आपके पाठ्यक्रम में जो उपन्यास है वह कराए जाएंगे। खैर, गोरखबानी जो पिछली कक्षा में मैंने वीडियो कराया था, लोगों को लेक्चर दिया था, गोरखबानी वही आपको मिल जाएगा क्योंकि तथ्य वही हैं। बाकी पृथ्वीराज रासो इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि इसमें पद्मावती समय है जो कि आरपीएससी के पाठ्यक्रम में है, इसलिए। और इसमें कुछ बदलाव भी करना था, तो इसलिए नया वीडियो आपको दिया जा रहा है जिसमें हम लोग रेवा तट और पद्मावती समय की बात करेंगे। उससे पहले पृथ्वीराज रासो के बारे में जान लेते हैं। इसके लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं, जिनका नाम बलिद्य भी कहा गया है। ये हिंदी भाषा का महाकाव्य है। इसमें कुल सर्गों की संख्या 69 है। सर्ग को इसमें समय कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि पृथ्वीराज रासो का जो अंतिम भाग है वो जल्हड़ ने पूरा किया है। पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वह है डिंगल। शिव सिंह सेंगर ने पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा है। वहीं नामवर सिंह ने चंद्रबरदाई को छंदों का राजा कहा है। पृथ्वीराज रासो के उद्धारक के रूप में कर्नल टाड को जाना जाता है। वैसे अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि सर्वप्रथम इस रचना का उल्लेख किस में मिलता है, किस रचना में मिलता है, तो कितने लोगों को पता है? आप में से कितने लोगों को पता है? नहीं पता है तो कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। चीज़ें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उसे आप लिख सकते हैं। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो का उल्लेख दलपति मिश्र की रचना है जसवंत उद्योग, उसमें मिलता है। लिख लें, सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो का उल्लेख दलपति मिश्र की रचना जसवंत उद्योग में मिलता है। जसवंत उद्योग में मिलता है। अब इसमें जो 69 समय है, सारे समय तो कराने नहीं हैं। कुछ जो प्रमुख सर्ग हैं, जो प्रमुख समय हैं, जिनके बारे में यहाँ हम बात करेंगे, जैसे आदि पर्व। पहला जो आदि पर्व है, इसमें प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि आदि पर्व में की विषय वस्तु क्या है। तो आदि पर्व में मंगलाचरण है, चौहान वंश की उत्पत्ति है और पृथ्वीराज का जन्म है। मंगलाचरण में ये पूछा जा सकता है आदि पर्व में कि किसकी वंदना की गई है। तो वाल्मीकि की वंदना है, भास की वंदना है और व्यास की वंदना है। इनकी वंदना की गई है मंगलाचरण में। दासम समय जो दूसरा सर्ग है उसे दासम समय कहा गया है क्योंकि इसमें विष्णु के दशावतार की कथा है। अब विष्णु के जब दशावतार की बात आती है तो राम का भी जिक्र इसमें है और कृष्ण का भी जिक्र इसमें है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो में किसका किसका नाम आया है या किसका जिक्र किया गया है। तो विष्णु की बात की गई, विष्णु के अवतारों में राम की बात की गई, कृष्ण की बात की गई। और जो सबसे महत्वपूर्ण समय है वह है पद्मावती समय, पद्मावती ब्याह कथा। ये 20वां सर्ग है, 20वां समय है, ये आपको ध्यान रखना है।
जो कि आरपीएससी के पाठ्यक्रम में है। पद्मावती का ब्याह कथा कौन सा सर्ग है? पृथ्वीराज रासो का कौन सा सर्ग है? तो 20वां सर्ग है। रेवा तट 27वां सर्ग है, जिसमें शहाबुद्दीन गौरी से रेवा तट पर युद्ध का वर्णन है। अभी इसकी पूरी कथा आपको सुनाएंगे। कैमास वध इसका सबसे मार्मिक सर्ग है। कन्नौज युद्ध इसका सबसे बड़ा सर्ग है। कन्नौज युद्ध किस सर्ग में है या उस सर्ग का नाम क्या है? तो 61वां है। कैमास वध 57वां है। और 65वां जो सर्ग है वो है विवाह समय, जिसमें पृथ्वीराज की रानियों की संख्या बताई गई है, 13 है। और अंतिम जो समय है, अंतिम समय कौन सा है? तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, महोबा युद्ध प्रस्ताव, यह अंतिम समय है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, देखिए ये पूरा समय, अगर हम पद्मावती समय की केवल बात करें तो लगभग 80 पद हैं पद्मावती समय में, तो सभी की व्याख्या नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जब इसकी कहानी आपको बता देंगे, पूरी कहानी आप समझ लेंगे, रेवा तट की पूरी कहानी आप समझ लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर बाई दबे पद भी दिया गया तो उस पद के आधार पर आप उत्तर भी बता देंगे, जब पूरी कहानी पता होगी तब। तो इसलिए पूरी कहानी आप सुने, व्याख्या नहीं होगी, पूरी कहानी आपको बताएंगे। पृथ्वीराज रासो को किसने क्या कहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसे मुक्तक काव्य नरोत्तम स्वामी ने कहा। ये नरोत्तम स्वामी वही हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो जो रचना है उसके 4 रूपांतर माने हैं। 4 रूपांतर आपको पता होगा, बृहद रूपांतर, मध्य रूपांतर, लघु रूपांतर, लघुत्तम रूपांतर। अभी आगे इसकी चर्चा करेंगे, या इस तरीके का प्रश्न भी यहाँ बन सकता है, इसे ध्यान रखिएगा कि पृथ्वीराज रासो के 4 रूपांतर किसने माना है, यह 4 रूपांतर किसने निश्चित किया है? तो नरोत्तम स्वामी ने। बच्चन सिंह ने महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी कहा है पृथ्वीराज रासो को। शंभुनाथ सिंह ने पृथ्वीराज रासो को विकसनशील काव्य कहा। वहीं रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे सुख सुखी संवाद के रूप में मानते हैं। राजपूत युग का स्वाभाविक इतिहास इसे कर्नल टाड के द्वारा कहा गया। चंद्रबरदाई, जिनका मूल नाम बलिद बताया गया है, इनको हिंदी का प्रथम महाकवि मिश्र बंधुओं ने और रामकुमार वर्मा ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है। तो यह आपको ध्यान रखना है, 1 2 3 करके पॉइंट में पूछा जा सकता है, या ABCD में इस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने नहीं माना है। तो मानने वाले में 3 लोगों का नाम ध्यान रखिए, मिश्र बंधु ने माना, रामकुमार वर्मा ने माना, रामचंद्र शुक्ल ने माना। या चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? 1 मिश्र बंधु, 2 रामकुमार वर्मा, 3 रामचंद्र शुक्ल, चौथा बच्चन सिंह। अब 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4, तो इस तरीके के भी प्रश्न बन सकते हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? प्रमाणिक मानने वालों में श्याम सुंदर दास हैं, मिश्र बंधु हैं, कर्नल टाड है, मोहनलाल विश्वलाल पांड्या हैं। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में देवी प्रसाद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, कविराज श्यामल दास हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं, बुल्लर हैं और मुरारी दीन हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए ये उठता है कि सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक किसने माना? तो बुल्लर ने माना है। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक किसने माना? तो इस तरीके का प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? ध्यान रहेगा, अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान में सर्वप्रथम कौन है? बुल्लर है। अच्छा, बुल्लर ने जो अप्रमाणिक माना है वो किस रचना के आधार पर माना है पता है? जयानक की रचना पृथ्वीराज विजय, जयानक की रचना पृथ्वीराज विजय, आगे PDF में है,
तो वुल्लर ने सर्वप्रथम अप्रामाणिक माना जयानक की रचना पृथ्वीराज विजय के आधार पर। लेकिन अगर इसी को थोड़ा घुमाकर ऐसे पूछा जाए या एक शब्द और जोड़ दिया जाए कि सर्वप्रथम अप्रामाणिक घोषित किसने किया? वुल्लर ने तो माना है, लेकिन सर्वप्रथम किसने घोषणा की है अप्रामाणिकता की? इसके पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक घोषित किसने किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने। अप्रामाणिक घोषित किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने। और इन्होंने ही तो जाली शब्द का प्रयोग किया है, जाली शब्द का प्रयोग। तो ऐसे भी प्रश्न हो सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्न में से किस रचना के लिए जाली शब्द का प्रयोग किया है? तो पृथ्वीराज रासो के लिए। क्लियर, समझ में आ रही है चीजें? पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में आप देखें, दशरथ ओझा हैं, सुनीत कुमार चटर्जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो रेवा तट आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है उसे प्रमाणिक नहीं मानते हैं, केवल 7 सर्ग है जिसे प्रमाणिक मानते हैं। और 7 सर्गों में वैसा सर्ग जिसमें सुख सुखी संवाद है या सुख सुखी संवाद के रूप में प्रारंभ होता है, उसी को प्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज हजारी प्रसाद द्विवेदी। चंद्रवरदाई का प्रिय छंद कौन सा था? तो छप्पय था। शिव सिंह सेंगर और नामवर सिंह ने इन्हें छंदों का राजा कहा है। पृथ्वीराज रासो के 4 रूपांतर नरोत्तम स्वामी ने निश्चित किया। बृहद रूपांतर, जिसमें अध्याय को सर्ग या समय कहा जाता है, वैसे सबसे अधिक अप्रामाणिक माना जाने वाला रूपांतर बृहद रूपांतर ही है। इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है कि सबसे अधिक अप्रामाणिक माना जाने वाला रूपांतर कौन सा है? तो बृहद रूपांतर। या कालक्रम अनुसार सही क्रम कौन सा होगा? तो पहले बृहद रूपांतर है, फिर बाद में मध्य रूपांतर हुआ, बाद में उसके बाद लघु रूपांतर और अंत में लघुत्तम रूपांतर। तो एक कालक्रम के अनुसार भी आप कह सकते हैं। जो मध्य रूपांतर है, जिसमें अध्याय को प्रस्ताव कहा जाता है, इसे मथुरा प्रसाद ने प्रमाणिक माना है। वहीं लघु रूपांतर, जिसमें अध्याय को खंड कहा जाता है। लघुत्तम रूपांतर यह अध्यायों में विभक्त नहीं है, खंडों में विभक्त नहीं है, और इसे माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा ने प्रमाणिक माना है। तो इस आधार पर भी प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वीराज रासो के किस रूपांतर में अध्याय नहीं है, या कौन सा रूपांतर अध्यायों में विभक्त नहीं है? तो केवल चौथा, लघुत्तम रूपांतरण। या लघुत्तम रूपांतरण को किसने प्रमाणिक माना? तो माता प्रसाद गुप्त ने और दशरथ शर्मा ने। या मध्य रूपांतर को किसने प्रमाणिक माना? तो मथुरा प्रसाद ने। बात समझ में आ रही कि कहाँ से और कैसे प्रश्न बन सकते हैं? वुल्लर ने जयानक की रचना पृथ्वीराज विजय के आधार पर इसे अप्रामाणिक माना है। नरोत्तम स्वामी, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो के 4 रूपांतर निश्चित किया, उन्होंने इस रचना को मुक्तक काव्य कहा। इसकी मुक्तक काव्य इसकी गेयता के आधार पर कहा। चंद्रबरदाई के पिता का नाम और गुरु का नाम कितने लोगों को पता है? वीडियो देखने से पहले, इस लेक्चर को देखने से पहले आप में से कितने लोगों को यह पता था कि चंद्रबरदाई के पिता का नाम वेणु है और गुरु का नाम गुरु प्रसाद? कितने लोगों को पता था? अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा कि क्या आपको पता था या नहीं कि चंद्रबरदाई के पिता का नाम वेणु और गुरु का नाम गुरु प्रसाद था। अब आइए पद्मावती समय की कथा की बात कर लेते हैं। पूरी कथा जब आप समझ में आपके आ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत आराम से अगर पंक्तियाँ आती हैं तो उसे आप कर लेंगे। इसमें समुद्र शिखर के राजा विजयपाल की अपूर्व सुंदर पुत्री पद्मावती के विवाह का वर्णन है, जो कि पृथ्वीराज के साथ होता है। यह सर्ग या समय एक निजंधरी कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया। निजंधरी कथा ये है कि इसका कोई प्रमाणिक आधार नहीं है, कोई प्रमाणिकता जिसकी नहीं है, लोगों में प्रचलित है, लोक कथा के रूप में जानी जाती है, वही है निजंधरी कथा। और इसे इतनी मार्मिकता के साथ प्रकट किया गया है कि ऐतिहासिक ही जान पड़ता है। अब इसमें जो कथानक है
वो ये है कि दिल्ली के पूर्व दिशा में समुद्र शिखर नामक एक विशाल किला था। वहाँ विजयपाल नाम का राजा था और उसकी पत्नी पद्मसेन थी और उसकी पुत्री पद्मावती थी। ये जो राजा विजयपाल था ये किस वंश का था जानते हैं? किस वंश का था विजयपाल राजा? कितने लोगों को पता है? नहीं पता है तो ध्यान दें, यादव वंश का था। क्योंकि जब आप पंक्ति पढ़ेंगे या बाई द वे अगर पूछा जाए पंक्ति, तो यहाँ पर पंक्ति पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, इसीलिए हम संक्षेप में सारी चीज़ें बता दे रहे हैं। तो पहले ही पद में आप देखेंगे लिखा है कि पूरब दिश गढ़ गढ़नपति समुद्र शिखर अति दुग्ग तहाँ सु विजय सुर राजपति जादू कलह अभग्ग। तो जादू कुलह अभग्ग, जादू कुलह क्या है? जादू कुलह मतलब जादू कुल, यादव वंश। और हसम हयज्ञ देशगत पति सायर भ्रजाद और प्रबल भूप से वही सकल धुनि विषान बहुसाद। तो ये बताया गया वहाँ पर, यानी विजयपाल का जो राज है वो दिल्ली के पूरब में है, सभी दुर्गों का वो स्वामी है, यादव वंश का है, देवों के स्वामी इंद्र के समान प्रतापी राजा है विजयपाल। तो ये विजयपाल के बारे में पूरा बताया गया। इसके बाद में जो आगे का पद देखेंगे, उस आगे के पद में विजयपाल के सैन्य शक्ति, धन संपत्ति और उसके परिवार का पूरा वर्णन किया गया। उसके परिवार के बारे में बताया गया। उनकी जो पुत्री है उस पुत्री का गुणगान किया गया। कहा जाता है कि जो इनकी पुत्री थी पद्मावती, वो चंद्रमा की 16 कलाओं के समान अति सुंदर थी। और विजयपाल के पुत्र की अगर बात करें तो 10 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। और ये पुत्री पद्मावती चंद्रमा की 16 कलाओं के समान अति सुंदर थी। 64 कलाओं, 14 विधाओं, चारों वेदों के अध्ययन में प्रवीण थी। ये बताया गया है। कहा गया 10 पुत्र पुत्री 1, रूप रथ सुरंग डमर और भंडार लछिए अगणित पदम सो पदम सेन कुंवर सुंगर। तो वो सुंदर थे, उनके जो लड़के थे वो लड़के एकदम सुंदर थे, सुघर थे, राजा के समान थे, कुंवर थे। और ये इनकी जो पुत्री थी वो एकदम लक्ष्मी के समान थी, धन संपत्ति के समान इनके पुत्र पुत्रियां, जितने इनका परिवार था वो कह रहे हैं कि ये सब धन संपत्ति के समान थे। फिर आगे इसके बाद में आप देखेंगे कि इसी के बाद जो पद दिए गए उन सारे पदों में पद्मावती के बारे में बताया गया। कहा जाता है कि एक दिन पद्मावती उद्यान में थी, अपने बागों में घूमने गई थी। और जब बागों में घूमने गई थी तो ये इतनी खूबसूरत थी कि इनका नाक इतना लाल था जिसे देखकर एक तोता था, एक सुक था, तो वह सुक तोता इन पर झपट पड़ा। तो जब इन पर झपट पड़ता है तो उसे पकड़ लेती हैं और उसको ले आती हैं अपने घर और सोने के पिंजरे में उसे कैद करके रख देती हैं और उसे राम नाम का पाठ पढ़ाने लगती हैं। उसे राम नाम का पाठ पढ़ाने लगती हैं। लेकिन इनकी सुंदरता को देखकर, पद्मावती की सुंदरता को देखकर, या पद्मावती जो परम सुंदर थी, उनके नख से लेकर सिख तक पूरा सौंदर्य, जो सुख है, तोता है, वो देखता है गौरवर्ण को, हीरे के समान सुशोभित हो रहा है। नासिका को देखकर तोते की चोंच का भ्रम हो जाता है। और फिर उनके अधर लाल बिंब के समान सुशोभित हो रहे हैं, उनके हाथ पैर की अंगुलियों के नख मोती के समान कांतिमान हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इनके सौंदर्य को देखता है, सौंदर्य को देखकर वो शिव पार्वती से प्रार्थना करने लगता है कि प्रभु, इनका विवाह पृथ्वी राज के साथ होना चाहिए। पद्मावती का जो विवाह है ये कौन सोच रहा है? सुख सोच रहा है, तोता जो है वह सोच रहा है कि इन पद्मावती का विवाह किससे होना चाहिए? तो पद्मावती का विवाह पृथ्वीराज से होना चाहिए।
एक दिन ये तोता से पूछती हैं कि तुम कौन हो, मतलब कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो। ये सारी चीज़ें जब पद्मावती उत्सुक से पूछती हैं, उस तोते से पूछती हैं, तब तोता बखान करता है। तोता क्या बखान करता है? तोता बताता है कि वो दिल्ली का रहने वाला है। तोता बताता है कि कहाँ का रहने वाला है? दिल्ली का। जहाँ पर कहता है कि इंद्र के अवतार रूप, पृथ्वीराज को किसका अवतार कहता है? इंद्र का अवतार रूप कहता है। जहाँ पर इंद्र के अवतार रूप नामक एक वीर योद्धा राज्य करता है, जिसकी आयु 16 वर्ष है, जिसकी आयु 16 वर्ष है। कहते हैं कि वहाँ का जो राजा है यानी पृथ्वीराज, वह राजा बलि के समान दृढ़ प्रतिज्ञ है, कर्ण के समान दानी है, हरिश्चंद्र के समान शीलवान है, विक्रमादित्य के समान न्यायप्रिय है और दैत्य के समान वह बलशाली है। तो यह बताता है तोता, ये तब बताता है, मैंने आपको बताया ही है, कि जब पद्मावती पूछती हैं कि पूछत बचन सुबाले उच्चरे कीट सच्च सच्चाए और कवन नाम तुम देश कवन चंद करे परवेश। जब ये पूछने लगती है कि हे तोते, तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा देश कौन सा है, तुम किस देश के रहने वाले हो, तुम यह भी बताओ कि तुम्हारे देश में कौन राजा है जो राज्य करता है। तब वो बताता है कि हम दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में एक गढ़ है, और पृथ्वीराज चौहान का पूरा परिचय देता है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया। ये सारी चीज़ें वो बताता है, एक एक पृथ्वीराज के बारे में एक एक चीज़ों का बखान करता है, उनकी प्रतिज्ञा के बारे में, दानशीलता के बारे में, शीलवान के बारे में, न्यायप्रियता के बारे में, बलशाली होने के बारे में एक एक वर्णन किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा किया गया है, तो तोते के द्वारा बताया गया है। तोता यह बताता है। तो इस वर्णन को जब पद्मावती सुनती हैं तो पद्मावती के दिल में पृथ्वीराज चौहान के प्रति प्रेम हो जाता है, प्रेम उमड़ पड़ता है और धीरे धीरे वह प्रेम बढ़ने लगता है। इतनी ज़्यादा वो व्याख्या करता है, इतनी ज़्यादा उनका वर्णन करता है, तो असीम प्रेम उनके दिल में उमड़ आता है। लेकिन इधर पद्मावती के पिता ने कुमायूं के राजा कुमोदमणि के साथ पद्मावती की सगाई पक्की कर दी, क्योंकि पद्मावती अब सयानी हो गई थी। कहा गया है कि बैस बीती ससिता गई, बैस बीती ससिता गई, आगम कियो वसंत और माता पिता चिंता भई, सोधि जुगति को कंत। यानी अब जो पद्मावती हैं, पद्मावती की बाल्यावस्था समाप्त हो गई थी, उनके शिशुता यानी बचपना जो था वो खत्म हो गया था, उनके शरीर में वसंत का आगमन होने लगा, यानी उनके शरीर में यौवन के चिन्ह दिखाई देने लगे। या वह संधि को त्याग कर नवयौवना नायिका के रूप में वो दिखने लगी। तो ये बताया गया है। तो उनके माता पिता ने विवाह करने के लिए सोचा कि अब इनका विवाह कर देते हैं। तो विवाह के लिए वो अपने पंडित को भेजते हैं कि जाइए और एक अच्छा वर ढूंढिए। वो जाता है एक अच्छा वर ढूंढने के लिए, ढूंढते ढूंढते कुमायूं जाता है और कुमायूं में कुमोदमणि के यहाँ पहुँचता है और कुमोदमणि के बारे में पूरा बताता है, राजा के बारे में बताता है। फिर वही कुमोदमणि के राजा के साथ इनका विवाह पक्का कर दिया जाता है। जब पद्मावती को ये चीज़ की पता चलती है, पद्मावती इस चीज़ के बारे में जानती हैं, तो वो परेशान होती हैं, घबराती हैं और एक पत्र लिखती हैं पृथ्वीराज चौहान को और तोते को दे देती हैं। तोते को पत्र देकर पृथ्वीराज के पास भेज देती हैं और पत्र में लिखती हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया था, उसी प्रकार तुम नगर के शिव मंदिर में प्रातःकाल मेरा हरण कर लेना। प्रातःकाल
मेरा हरण कर लेना, वहां पर आ जाना, और उसी प्रकार तुम नगर के शिव मंदिर में आना और मेरा हरण कर लेना। जब यह पत्र लेकर जाता है, बताता है पृथ्वीराज चौहान को, तो पृथ्वीराज चौहान पत्र मिलते ही अपने सेनापति चामुंड राय के साथ दिल्ली के समुद्र शिखर की ओर कूच कर देते हैं। और उधर कुमुदमणि अपनी बारात लेकर गाजे बाजे के साथ पद्मावती के घर पर पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन जब बारात आने का समय होता है तो पद्मावती बहुत दुखी होती हैं कि अब तो बारात आने वाली है। पद्मावती रोती हैं। पद्मावती बिलख कर बाल बेली, कहीं कोटि सो बयात तब हो अकेली, और झट जाऊं तुम कीट दिल्ली सुदेश, वर चौहान जो आनो नरेश। तभी पद्मावती रोती हैं, परेशान होती हैं और कहती हैं झट से जाकर मेरा संदेश दो अपने राजा से और उनसे तत्काल आने के लिए यहाँ पर कहो। लेकिन अब जब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की ओर कूच कर देता है, दिल्ली की ओर बढ़ता है, तो यह समाचार शहाबुद्दीन गौरी को मिलता है, जो कि पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन है। अब वो भी पृथ्वीराज के लौटने की प्रतीक्षा रास्ते में कर रहा है कि पृथ्वीराज दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जाएगा, उधर से लौटेगा तो रास्ते में उसके साथ युद्ध होगा, रास्ते में उसको मार देंगे। इसके लिए शहाबुद्दीन गौरी रास्ते में उसका इंतजार कर रहा है। राजा कुमुदमणि बारात लेकर समुद्र शिखर पहुंचने वाला था कि इधर सुक ने यानी तोते ने पद्मावती को पृथ्वीराज के आने की सूचना दे दी। उधर द्वारे पर या राजमहल में कह सकते हैं कि बारात आने वाली थी। कुमुदमणि अपने गाजे बाजे के साथ बारात लेकर पहुंच रहा था। तब तक सुक आता है और पद्मावती से कहता है कि शहर के शिव मंदिर में पृथ्वीराज चौहान पहुंच चुके हैं, उनके आने की सूचना देता है। इतना सुनते ही पद्मावती खुश हो जाती हैं और झट से तैयार होने लगती हैं और सज संवर कर वो शिव मंदिर की ओर रवाना होती हैं, शिव मंदिर की ओर चली जाती हैं और वहाँ से पृथ्वीराज उसे लेकर दिल्ली की ओर कूच करता है। जब यह सूचना समुद्र शिखर राज्य में पहुँचती है कि पद्मावती का हरण हो गया, तो यह समाचार आग की तरीके से पूरे समुद्र शिखर में फैल जाता है। अब कुमुदमणि युद्ध के नगाड़े बजने लगते हैं समुद्र शिखर में। राजा विजयपाल और कुमुदमणि ने पृथ्वीराज को घेर लिया, उसका पीछा किया और जाकर उसको घेर लिया। लेकिन इस युद्ध में जीतकर पृथ्वीराज पुनः दिल्ली की ओर बढ़ा। उधर रास्ते में जो शहाबुद्दीन गौरी बैठा था वो पृथ्वीराज का इंतजार कर रहा था। शहाबुद्दीन गौरी के सामने पृथ्वीराज की सेना पहुंच जाती है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। अंततः गत्वा पृथ्वीराज ने गौरी को बंदी बना लिया और दिल्ली के रास्ते पर आगे बढ़ा। पृथ्वीराज पद्मावती को लेकर और बंदी गौरी को लेकर दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज से पद्मावती का विवाह हो जाता है। मंदिर में जाते हैं, विवाह करते हैं और जो गौरी को बंदी करके लेकर गए थे, गौरी को 8000 सुंदर घोड़े देने का दंड दिया। तो ये संक्षेप में कथा है। मुझे लगता है कि अब पूरी कथा पद्मावती समय की आपके समझ में आ गई होगी। बाय द वे अगर पंक्ति भी आती है और यह कथा आपने पढ़ रखा है तो इजी वे में आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ऐसे ही रेवा तट की अगर बात करें तो रेवा तट की जो संक्षिप्त कथा है, आइए उस संक्षिप्त कथा की बात करते हैं। पृथ्वीराज का सेनापति चामुंडा राय देवगिरी जीतकर आता है और रेवा तट पर बिखरे हुए हाथियों का चमत्कारिक वर्णन करता है और पृथ्वीराज को शिकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पृथ्वीराज चामुंडा राय से इन हाथियों की
चंड होगा यहाँ पर। पृथ्वीराज चंड से इन हाथियों की उत्पत्ति पूछता है कि आखिर इन हाथियों की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्तर में एक पौराणिक कथा प्रस्तुत किया जाता है कि हिमालय के समीप एक बड़ा वटवृक्ष था जिसकी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली है। जिसकी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली है। तो यहाँ पर जो हाथी का जिक्र किया गया ये ऐरावत हाथी हैं। बिखरे हुए हाथियों का चमत्कारिक वर्णन जो है यह हाथी ऐरावत हाथी कही गई है, क्योंकि जब आप पंक्ति पढ़ेंगे या अगर परीक्षा में आता है तो आप देखेंगे वहाँ पर ऐरावत की बात की गई है। ऐरावत यानी हाथी वहाँ जो हैं उनके झुंडों की पूरी बात की गई है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो उत्पत्ति पूछता है तो उसमें एक पौराणिक कथा प्रस्तुत किया जाता है। हिमालय के समीप एक बड़ा वृक्ष था जिसकी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली और दीर्घ तपा ऋषि का आश्रम भी उखाड़ दिया। तब ऋषि ने हाथियों को श्राप दिया। तभी से देवताओं के हाथियों की गति मंद हो गई है। देवताओं की जो हाथियां थीं उनकी गति मंद हो गई है और वह पृथ्वी पर ही रह गई। अंग देश के घने वनखंड के लोहिताक्ष सरोवर में श्रापित गजों का यूथ निशिवासर क्रीड़ा करता रहता है और उसी वन में पाल काव्य ऋषि रहते हैं। ऋषि और हाथियों में बड़ी प्रीति है। तब यहाँ पर पृथ्वीराज एक बार फिर पूछेंगे अभी आगे कि आखिर ऐसी प्रीति दोनों में क्यों है। तो एक दिन उस वन के राजा रोमपाद मृगया के लिए आए मृग का शिकार करने और हाथियों को पकड़ ले गए। पाल काव्य के विरह में हाथियों के शिकार छीण हुए। हाथियों का जो शरीर था वो दुबला पतला हो गया, छीण हो गया, उनके विरह में एकदम परेशान हो गई। तब मुनि ने आकर उनकी शुश्रूषा की और उन्हें पुनः स्वस्थ बना दिया। तब यहाँ पर पृथ्वीराज चंद से प्रश्न करते हैं कि आखिर पाल काव्य और हाथियों में इतनी प्रीति कैसे हो गई। इस पर चंद ने फिर एक पौराणिक कल्पना का वर्णन किया और कहा कि एक ब्रह्मर्षि का तप भंग करने के लिए रंभा को भेजा गया था। तपस्वी ने रंभा को हाथी होने का श्राप दे दिया। तो एक निद्रित मति का पतित वीर उस हथनी ने खा लिया, जिसके फलस्वरूप पालकाव्य ऋषि का जन्म हुआ। इसलिए पालकाव्य ऋषि और हाथियों में इतनी प्रीति है। तो ये यहाँ पर रेवा तट पर होते हैं। रेवा तट पर होने की सूचना गौरी को मिलती है। रेवा तट पर होने की सूचना जब गौरी को मिलती है तो वो भी चढ़ाई कर देता है, रेवा तट की ओर प्रस्थान करता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न यह है कि आखिर में पृथ्वीराज चौहान को यह सूचना किसने दी कि मोहम्मद गौरी की शहाबुद्दीन गौरी की सेना चढ़ाई करने वाली है? कितने लोगों को पता है? रेवा तट पर या रेवा के तट पर शहाबुद्दीन गौरी का आक्रमण पृथ्वीराज पर होने की सूचना पृथ्वीराज को किसने दी थी? किसी को पता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बताने से पहले आपको पता था या नहीं। लिख ले अगर नहीं पता है। लाहौर के शासक पुंडीर दाहिम, लाहौर के शासक पुंडीर दाहिम ने पृथ्वीराज को यह सूचना दी, एक पत्र लिखा कि शहाबुद्दीन गौरी रेवा तट पर चढ़ाई करने वाला है, आक्रमण करने वाला है। तुरंत वहाँ पर जब ये सूचना मिलती है पृथ्वीराज को
तो लाहौर की ओर प्रस्थान करते हैं, लाहौर की ओर चले जाते हैं। लेकिन तभी यह भी पता चलता है जब लाहौर पहुंचने वाले होते हैं कि उसकी सेना, गौरी की सेना लाहौर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। गौरी का जो सेनापति है तातर मारूफ खां, गौरी का सेनापति कौन था वो भी लिख लें, तातर मारूफ खां, तातर मारूफ खां, ये गौरी का सेनापति है और अपनी सेना लेकर लाहौर के पास पहुंच जाता है। तभी पृथ्वीराज चौहान की सेना और शहाबुद्दीन गौरी की सेना के बीच में युद्ध होता है। युद्ध लगातार चल रहा होता है। चौथे दिन जब युद्ध का चौथा दिन होता है, चौथे दिन आप देखेंगे कि चौहान का एक योद्धा गुज्जर रघुवंशी राम, नाम लिख लें, गुज्जर रघुवंशी राम, गुज्जर रघुवंशी राम, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। गुज्जर रघुवंशी राम ने गौरी को बंदी बना लिया और उसे कैद करके दिल्ली लाया गया, उसे कैद करके दिल्ली लाया गया। अब यहाँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य बनता है कि रेवा तट में गौरी को किसने बंदी बनाया था, किसने बंदी बनाया था, जिसमें सबसे पहला विकल्प पृथ्वीराज चौहान का होगा, जो कि गलत है। पृथ्वीराज चौहान का एक योद्धा जिसका नाम था गुज्जर रघुवंशी राम, गुज्जर रघुवंशी राम, जिसने शहाबुद्दीन गौरी को बंदी बनाया। बंदी बनाकर अब उसे दिल्ली लाया गया और जब दिल्ली लाया जाता है तो दिल्ली में बंदी बनाकर उसको लाया जाता है। कितने समय तक रखा गया? रेवा तट के आधार पर प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि रेवा तट के आधार पर शहाबुद्दीन गौरी को बंदी बनाकर दिल्ली में कितने दिन तक रखा गया? तो 1 माह 3 दिन, ध्यान रखिएगा, 1 माह 3 दिन। बाद में लाइव क्लास में ये ना कहिएगा सर मैंने वीडियो नहीं देखा, मैंने पढ़ा नहीं, पीडीएफ में नहीं है, क्योंकि जब प्रश्न नहीं होते हैं लोगों से तो फिर यही सारी चीज़ें बताना शुरू करते हैं कि मैंने पढ़ा नहीं या सर पीडीएफ में नहीं मिला। 1 माह 3 दिन तक रखा गया और फिर इसके बाद में उसे छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे नहीं छोड़ा गया, उसे दंड दिया गया। दंड स्वरूप उससे क्या मांगा गया? पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन गौरी से जो बंदी था उसे छोड़ दिया, लेकिन दंड स्वरूप उससे क्या चीज़ लिया गया? हरजाना के रूप में क्या लिया गया? तो लिखे पहला पॉइंट, हरजाना के रूप में 9000 घोड़े, हरजाना के रूप में उससे 9000 घोड़े। दूसरा पॉइंट लिखें 700 एरकी, एरकी मतलब समुद्री घोड़े, 700 एरकी, 700 एरकी। तीसरा पॉइंट लिखें 8 सफ़ेद हाथी, 8 सफ़ेद हाथी। चौथा पॉइंट लिखें 20 ढली हुई ढालें, 20 ढली हुई ढालें। पांचवा पॉइंट लिखें गज मुक्ता, गज मुक्ता, हौदा जिसे कहते हैं, गज मुक्ता। और अनेक माणिक लेकर उसे छोड़ दिया गया। तो यह है पृथ्वीराज रासो का रेवा तट की पूरी कहानी। यह रेवा तट की पूरी कहानी है, पूरी कहानी। बाकी ये भी अगर पूछा जाए कि रेवा तट में कौन मारा गया, किसका सेनापति मारा गया, तो पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति चामुंड राय था वो नहीं मारा गया, बल्कि शहाबुद्दीन गौरी का जो सेनापति था हुसैन खां, हुसैन खां। शहाबुद्दीन गौरी का सेनापति, शहाबुद्दीन गौरी का जो सेनापति था तातर मारूफ खां लाहौर, तातर मारूफ खां लाहौर और हुसैन खां। तो हुसैन खां मार दिया गया और जो तातर खां था उसे बंदी बना लिया गया। तातर मारूफ खां को बंदी बना लिया गया, हुसैन खां को मार दिया गया और सुल्तान को बंदी बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। तो ये चीज़ आप
ध्यान रखिएगा, ये मैंने पूरी कहानी आपको बता दी है। और इसी पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा में प्रश्न होगा। गोरखवाणी पर आधारित, पद्मावती समय पर आधारित, रेवा तट पर आधारित। तो कहानी तो आपके समझ में आ गई होगी, व्याख्या पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाई द वे 1% चांस अगर ये कहें आपसे कि परीक्षा में अगर पंक्ति आ जाए, उस आधार पर पूछ लिया जाए, तो ये कहानी आपको अगर याद रहेगी तो ज़रूर वहाँ पर परीक्षा में आप प्रश्न कर लेंगे, व्याख्या की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी कल तुलसीदास की बात करेंगे, कल तुलसीदास की बात करेंगे और रविवार को कुंवर नारायण और दुष्यंत कुमार की बात करेंगे। तो इस तरीके से कविता की इकाई आपकी समाप्त हो जाएगी। और जिनका अभी पूरा नहीं हुआ है, बीच में एडमिशन हुआ है, वो ज़रूर ध्यान दें कि जब आगे रिवीजन कराया जाएगा तो उसमें आपका कवर होगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे।